सर, एक आरोप भी आप पे लग रहा है कि आपने बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आरोपों के सिलसिले मेरे पे जब मेरे बाल काले थे तब से लगते हुए, जैसा कि हमने देखा सर, यहाँ पर बड़े जो नेता के रूप में प्रियंका गांधी भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आई और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए। इन दोनों की सभा एक केंद्र बिंदु रहा सागवाड़ा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त चुनावी सियासत बहुत ही गरमाई हुई है और कल मतदान है। आप सभी से निवेदन है कि मतदान ज़रूर करें और अपने सभी घर के सदस्यों को लेकर मतदान स्थल पर जाएं, मतदान बूथ पर जाएं और मतदान करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस सागवाड़ा की धरती पर जो टीएसपी बेल्ट है उसको एक बहुत ही बड़ी सौगात देने वाले एक बहुत ही बड़ा यहाँ से एक आंदोलन किया था और उन्होंने यहाँ के जो टीएसपी क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक बहुत ही खुशी की लहर दौड़ी थी जब ये यहाँ पर आप मौजूद हुए थे। आपका नाम है दिग्विजय सिंह करेलिया, जो समानता मंच के से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पर इस वक्त राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हम चुनावी विश्लेषण के लिए आपसे रूबरू हुए हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। सर, आपका सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर स्वागत है। धन्यवाद, आभार। और आप, हमने सुना है कि आप इस वक्त जो उदयपुर संभाग है, साथ में हमारा वागड़ जो क्षेत्र है, इसकी जो विधानसभा सीट है, डूंगरपुर की चारों विधानसभा सीट है, यहाँ पर आपने पूरा दौरा किया है और यहाँ पर आप कुछ निष्कर्ष निकाल कर लाए हैं कि वोट किस करवट पर बैठेगा। तो इस संबंध में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि इस वक्त की जो स्थितियाँ हैं जो हमारे वागड़ क्षेत्र में बन रही हैं, कौन सी पार्टी किस तरफ मतदाता का रुझान रहेगा, इस संबंध में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे सागवाड़ा विधानसभा की। तो एक बार सागवाड़ा विधानसभा की आप बात करें। वैसे तो मैंने इस चुनाव के मद्देनज़र पूरे टीएसपी क्षेत्र का दौरा किया है और तकरीबन सभी पक्षों को बहुत गहनता से जांच, मेरे दौरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 दिन के रहे हैं और पूरे टीएसपी क्षेत्र की आबो हवा को मैंने जांचने की कोशिश की है कि वोट किस करवट बैठेगा और लोगों के अंदर अंडर करंट क्या चल रहा है। सागवाड़ा में भी मेरा ये तीसरा दिन है और आज आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सागवाड़ा में स्थिति ये है कि सर्वाधिक बड़ी सभाएं जो हुई है वो सागवाड़ा ही रही है। यहाँ माननीय मोदी जी की सभा और प्रियंका गांधी की सभा होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे टीएसपी क्षेत्र का हॉट सेंटर सागवाड़ा ही है। और सागवाड़ा में जो विश्लेषण से मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जैसे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में एक तरफा कार्रवाई चल रही थी, क्योंकि कई बार ये भीतरघात के और बागी होने से परेशान हुए तो सीट कहीं फंसी थी जी। पर अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि 10 दिन तक तो ये एक तरफा थे, अभी भी संघर्ष में ये आगे चल रहे हैं जी। पर कहीं ना कहीं अन्य 2 दल हैं वो भी मैदान में आ रहे हैं और इनके दोनों ने भी अपनी कार्य क्षमता थोड़ी सी बढ़ाई है। पर वर्तमान में मुझे लग रहा है कि टक्कर में कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी के साथ सिंपैथी देखते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप बता रहे हैं, शंकर लाल ढेचा इस वक्त सागवाड़ा विधानसभा से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो बता रहे हैं इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में जो बीटीपी थी उनके कैंडिडेट जो रामप्रसाद डिंडोर यहाँ से विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुँचे थे और इस वक्त भारत आदिवासी पार्टी और बीटीपी से निकलकर एक और नई पार्टी बनी है। अब ये दोनों पार्टियां भी इस वक्त मैदान में है, तो उनका किस तरह का रहेगा यहाँ पर? सागवाड़ा में मैंने ये कहा कि बीजेपी को एज मिल रहा है कि उम्मीदवार का पुराना होना, उसके प्रति सिंपैथी होना, पर कहीं न कहीं यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार भी हुआ है और राष्ट्रीय नेताओं के दौरे के बाद कांग्रेस की एकजुटता बढ़ी है और पिछले 2 दिनों में इन लोगों ने भी शायद थोड़ा सा अप लिया है। पर यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष साफ है, क्योंकि दूसरी जिले के अन्य जगह से यहाँ बीएपी और बीटीपी दोनों मजबूत स्थिति में, इसलिए वो कमजोर नजर आ रहे हैं। बाकी अन्य जगह पे कहीं पे बीटीपी नहीं है, बीएपी का ही मामला है। पर सागवाड़ा ही एकमात्र क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें इन दोनों के खातिर ये तीनों संघर्ष में दिख रहे हैं। और आपको सर ऐसा नहीं लगता कि अगर बीटीपी या बीएपी दोनों में से एक पार्टी अगर नहीं होती तो यहाँ पर जरूर ये पार्टी जीत कर जाती? देखो साहब, एक चीज अंडर करंट चल रहा है, ये चुनाव पूरा युवाओं का है, भले वो किसी भी समाज के युवा हों। और ये जो पूरे जिले में 1,08,000 मतदाता बढ़ा है वो कहीं न कहीं एक ऐतिहासिक लैंडस्लाइड कराने में सक्षम है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको बड़ी राजनीतिक दल छुपा के बात कर रही है। कितना नंबर बढ़ा है तो उस पर गौर नहीं कर रही है, इनके कार्यकर्ताओं को नहीं बता रहे। पर ये जो नया नंबर बढ़ा है 1,08,000 के, तो ये युवाओं के द्वारा
निर्णित होने वाला चुनाव है और इसका बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कि जो नए मतदाता जुड़े हैं और ये अगर दोनों एक होते, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो, तो निस्संदेह ये संघर्ष बिल्कुल अंतिम क्षणों तक जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता वो वाला है। जी, तो बिल्कुल देखा जाए तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 3 दिसंबर ही तय करेगा कि यहाँ की जो सीट है वो किस तरफ जाती है, कौन यहाँ से जीत कर जाएगा। अब हम बात करते हैं 84 विधानसभा की, जो जहाँ पर 3 दिग्गज, माने तो 4 दिग्गज है वहाँ पर। कांग्रेस से 2 जो ताराचंद बघोरा पूर्व सांसद हैं, इसके साथ में महेंद्र बरजोट, वो भी काफ़ी अपना रुतबा रखते हैं। दोनों कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और एक तो कांग्रेस पार्टी से टिकट दी है और वो एक बागी तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही जो पहले विधायक रह चुके हैं, जिनका हम राजकुमार जी, वो भी अपना काफ़ी मजबूती के साथ भारत आदिवासी पार्टी में जुड़े हुए हैं। वहाँ पर बीटीपी है या नहीं है अभी हाल फिलहाल में, ये मुझे ज्ञात नहीं है। बीटीपी का उम्मीदवार वहाँ पे है तो बिल्कुल यहाँ पे भी जो बीटीपी है, भारत आदिवासी पार्टी और बीटीपी है, और इसके साथ में जो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट मान ले तो सुशील कटारा, जो भाजपा के एक बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं और प्रदेश महामंत्री भी हैं और राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी जो साख है वो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब यहाँ का निष्कर्ष किस तरह से आप निकालते हैं, क्या रहेगा इनका? 84 विधानसभा क्षेत्र इस जिले और टीएसपी क्षेत्र का सबसे हॉट इशू वाला है, क्योंकि यहाँ से लड़ने वाले चारों ही दिग्गज नेता हैं, चाहे वो बीएपी से गिने, कांग्रेस से गिने या निर्दलीय लड़ रहे हैं बड़जोट या फिर सुशील कटारा जो पूर्व मंत्री हैं। तो इन चारों के बीच में जो कंटेस्ट है, पर वहाँ का माहौल बड़ा बहुत अलग तरीके से है। मैंने सर्वाधिक समय 84 में दिया और वहाँ डोर टू डोर जानने की कोशिश की, एक निश्चल पत्रकारिता के दौर को ही समझने की कोशिश की कि मामला क्या बैठ रहा है। तो वहाँ पे जो चीज़ देखने में आ रही है कि जो संघर्ष लास्ट ईयर था कि वो आश्चर्यजनक रूप से जैसे बाद में बीटीपी के रूप में रिजल्ट आया था, पर इस बार ये मामला है कि वहाँ जो कंटेस्ट बढ़ रहा है उसमें कहीं न कहीं स्थिति ये है कि जो बात मैंने आपको पहले कही थी कि वहाँ 40,000 नया मतदाता जुड़ा है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रखती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है सुशील कटारा, उनके बारे में जब मैंने कार्यकर्ताओं से बात करी या था लेने की कोशिश की गाँव में, तो एक बात वहाँ से निकल के आई कि कटारा पिछले 5 साल तक अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। कि लोगों का ये कहना है कि कोरोना जैसी विभीषिका में बहुत से लोग खोए हैं और वहाँ उन्होंने पार्टी के लोगों से उम्मीद रहती थी, तो कटारा इस पूरे विषय में अनुपलब्ध रहे। साथ ही बहुत सारे विषय ऐसे कि जिनकी वजह से वहाँ पे लोगों में उनका जनाधार मुझे घटता हुआ सा नजर आ रहा है। इसका पीछे कारण है कि वहाँ ये थर्ड फ्रंट को डरा के, यानी कि आज बीएपी या बीटीपी का डर दिखा के भारतीय जनता पार्टी सामान्य ओबीसी के वोट ले, ये माहौल बढ़ाने की कोशिश थी, पर कहीं ना कहीं उस चीज को लोगों ने वहाँ नकारा है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा तीनों व्यक्ति हैं वो अपना मतदान कहीं न कहीं बढ़ा रहे हैं। भले कांग्रेस के 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, पर कांग्रेस के दोनों के वोट जुड़े बागी और वर्तमान में, तो गई बार जो मिले थे उससे वो मतदान वहाँ ज्यादा होने वाला है, तो वो नुकसान कहीं न कहीं बीजेपी का है। 84 क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग है डामोर क्षेत्र, जो बीजेपी का परंपरागत गढ़ रहा है और वहाँ पे बीजेपी लीड लेती रही है। पर इस बार डामोर क्षेत्र में भी एक नई चेतना है। डामोर क्षेत्र से गई बार बीटीपी ने मात्र 1400 वोट लिए थे, पर इस बार बीटीपी और निर्दलीय प्रत्याशी बड़जोट वहाँ बड़ी सेंध लगाने में कामयाब लग रहे हैं मुझे। और तकरीबन ये 10 से 12 हजार मतों का गणित है जो उस तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। और 40,000 जो मत बढ़े हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको नजरअंदाज नहीं किया सकता कि युवाओं के हाथ में ही वहाँ कमांड है और जो भी है वहाँ अन्य वर्ग अपने आप को सभी जगह से जाता हुआ देख रहा है। पर मेरे को लगता है कि वहाँ की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं है। तो बीजेपी की राह 84 विधानसभा से आसान नजर नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं सीधे डूंगरपुर विधानसभा की, जहां पर इस वक्त पूर्व विधायक जो हैं गोगरा, गणेश गोगरा वहाँ पर पूर्व विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में फिर से उनको कांग्रेस ने विश्वास जताते हुए टिकट दिया है और उसके साथ में बीटीपी ने भी वहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा है। साथ में भारत आदिवासी पार्टी के कांतिलाल रोत, उनको भी टिकट मिला हुआ है और बंसीलाल कटारा जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ का जो समीकरण है वो किस तरह का होगा, इसके बारे में बताएं थोड़ा। डूंगरपुर विधानसभा में बड़ा रोचक स्थिति है कि वहाँ पे उम्मीदवारों की भरमार है, पर हर उम्मीदवार अपना खुद का एक ओरा रख रहा है और अपना एक क्षेत्र रख रहा है। तो वहाँ तकरीबन मेरा ये मानना है कि गणेश गोगरा गई बार जो 28,000 मतों से सर्वाधिक मतों से जीते थे, आज़ादी के बाद का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, पर वो सरपंच होने के साथ युवा पे जो कांग्रेस ने दाव
दाव खेला था उसमें ये सक्सेस रहे थे, पर कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय वहाँ पे बनता नजर आ रहा है। वहाँ पे बीजेपी से भाई कांतिलाल हैं, बीटीपी से भी डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं, और कांग्रेस, बीजेपी और अन्य सभी क्या मिला के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जो बागी है या अंडर करंट से वहाँ पे जो देवराम रावत लड़ रहे हैं वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी टक्कर में उभरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो कांग्रेस के लोग नाराज थे भाई गोगरा को टिकट देने से, वो भी उनके साथ खुल के काम कर रहे हैं, और बीजेपी के अंदर भी जो 17-18 उम्मीदवार थे वो कहीं न कहीं उनके साथ जुड़े हुए हो। और शहर के अंदर भी मैंने देखिए कि बीजेपी का जो भी लीडर है, वैसे आजादी से आज तक एक ही बार वहाँ बीजेपी जीती है देवेंद्र खटारा के तौर पे, पर इस बार हमें लग रहा है कि सिटी का एक तो मतदान कम होता है क्योंकि वहाँ का युवा बाहर है, और वहाँ का जो परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक था अल्पसंख्यक का और बोरा कम्युनिटी का, वो भी कहीं न कहीं देवराम तोड़ने में सक्षम लग रहे हैं, और बंसीलाल के साथ वहाँ पे टीम नजर कम आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत थोड़े बहुत सिटी के लोग हैं वो माहौल है, और क्षेत्र के अंदर मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की कमी है वहाँ पे। तो इस सारे संघर्ष में कहीं न कहीं देवराम और रावत सिटी में भी बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं, और कई समाजों ने उनको समर्थन दिया है, मुझे वहाँ 2 दिन में लग रहा है। तो ये भी एक बड़ा रोचक इतिहास होगा कि डूंगरपुर के इतिहास में आज तक निर्दलीय नहीं रहा, टक्कर में नहीं है, पर इस बार शायद उनका शायद चुनाव चिन्ह एप्पल है, वो बड़ा गुल खिलाने में वहाँ सक्षम नजर आ रहा है। इसका कारण है कि वहाँ पे आपसे भी उम्मीदवार मजबूत है, बीटीपी से भी मजबूत है, बीएपी से, तो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी 45,000 वोट लाएगा वो चुनाव निकालने में सक्षम है। तो इसमें मेरा मानना है कि सर्वदलीय निर्दलीय के रूप में वहाँ पे भाई देवराम जी ने सभी को साथ लेके जो एक एनवायरनमेंट बनाया है, मुझे 90% कांग्रेस और 70% बीजेपी उनके साथ लगती हुई नजर आ रही है। जी, मतलब कि डूंगरपुर की स्थिति निर्दलीय के खाते में जाने की संभावना लग रही है। अब हम सीधे बात करते हैं आसपुर विधानसभा की, जो बिल्कुल रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ तक मुझे लगता है। आपने भी वहाँ का दौरा किया है, आपको क्या लगता है, क्योंकि वहाँ पर पूर्व भाजपा के विधायक रह चुके हैं वहाँ पर हमारे गोपी चंद जी मीणा, और अभी जो चुनावी स्थितियां पैदा हुई हैं वहाँ पर बाप पार्टी से उमेश डामोर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप पार्टी भी है वहाँ पर, बीटीपी वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में क्या स्थिति रहेगी आसपुर विधानसभा की? आसपुर विधानसभा मेरी खुद की कर्मस्थली है, मैं डेली वहाँ से निकलता हूँ, और आसपुर का चुनाव है वो बड़ा रोचक इस मामले में है कि गई बार वहाँ सबसे कम मतदान हुआ था, और बड़ा क्लोज कंटेस्ट रहा। बीटीपी और बीजेपी के मध्य मात्र 5,000 वोटों का डिफरेंस रहा था, और वो शायद मुझे लगता है कि चुनाव के दिन कांग्रेस बीजेपी ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए थर्ड फ्रंट को रोकने के लिए इनके बड़े कार्यकर्ताओं का पैक्ट हुआ, और इसका परिणाम ये हुआ गोपी चंद मीणा जाते जाते 5,000 में अपनी साख बचाने में सक्षम रहे थे। पर इस बार का चुनाव वहाँ पे ये कि कांग्रेस ने जैसे सागवाड़ा में भाई कैलाश पे और आसपुर में जो राकेश पे दाव खेला, दोनों युवा हैं, तो ये कांग्रेस को भी पुरानी स्थिति से थोड़ी मजबूती की तरफ ला रहे हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में वही उत्साह है, पर इन दोनों का उत्साह कहीं न सामान्य ओबीसी वर्ग का वोट बैंक बढ़ रहा है, और उस वोट बैंक बढ़ने का जो फायदा मुझे लग रहा है कि कंटेस्ट में, क्योंकि नए मतदाता जुड़ रहे हैं, और वहाँ पे ये बीजेपी के उम्मीदवार के लिए 84 के राजकुमार हों या अन्य नेताओं की सभाएं जो मैंने देखी हैं वो बड़ी धांसू हुई है, जिनकी संख्या, क्योंकि उससे तुलना करते हैं तो वहाँ वसुंधरा जी की जो पुनाली में सभा हुई थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री की जो सभाएं पूरे राजस्थान में हुई थी वो सबसे फीकी कोई सभा थी, वो पुनाली की थी। क्योंकि मैंने वसुंधरा जी की जो सभाएं राजस्थान में देखी है वो कहीं 25,000 50,000 लोग आराम से, पर पुनाली एक ऐसी सीट थी जहाँ पे मात्र 2,000 लोगों का आना कहीं न कहीं मुझे ही लग रहा है कि आपसी संयोजन नहीं है। और आरएसएस जो इनका बड़ा सपोर्ट होता है बीजेपी का, वो मेरे को लग रहा है कि 84 और आसपुर में इतनी अच्छी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। एक बंसीलाल के लिए जरूर आरएसएस के लोग बड़ी तन्मयता से लगे हुए हैं, और सागवाड़ा भी मेरे को लगता है संकट टेचा के साथ, और 2 विधानसभाओं में आरएसएस भी मुझे इनके प्रत्याशियों के साथ नजर नहीं आ रही है। तो आसपुर की विधानसभा सीट किस खाते में जाएगी, क्या लगता है आपको? आसपुर की सीट जो मतदाता बढ़े हैं कंटेस्ट के मामले में, तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो पूरे जिले की आबो हवा है और 1,08,000 से ऊपर जो मतदाता जुड़े हैं वो युवाओं के द्वारा करवट लेने वाला है। तो मेरे को लगता है कि क्लोज फाइट वाला मामला नहीं है, ये बीजेपी और बीजेपी के मध्य रहने वाला चुनाव है, जिसमें मुझे लग रहा है कि बीजेपी 2 दिनों में थोड़ी हावी जरूर हुई है, पर अपना पूरा दौरा पाटने में शायद सक्षम नहीं, क्योंकि डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत अलग तरीके का है। डूंगरपुर, उदय विलास, आंतरी, हिराता होते हुए निठावा तक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और तीनों अपने अपने अलग अलग एरिया हैं। पर मुझे लगता है कि
तीनों उम्मीदवारों का एक जैसा पूरे क्षेत्र में नहीं है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार का सभी क्षेत्रों में उसका जनाधार। इसका कारण है कि शायद बीजेपी का उम्मीदवार हिराता बेल्ट का तो भाणेज करके वहाँ वोट मांग रहा है, और कटारा क्षेत्र में इनके जो कार्यकर्ता वो लग रहे हैं। तो ये मामला आसपुर का तो मुझे लग रहा है कि इस तरफ से उनके खाते की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, मतलब बीजेपी के खाते में जाता नजर मेरी तो ये है। सर, एक आरोप भी आप पे लग रहा है कि आपने बीजेपी को समर्थन दिया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये आरोपों के सिलसिले मेरे पे जब मेरे बाल काले थे तब से लगते हुए आए हैं। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ कांग्रेस के नेताओं ने की थी और उसने मुझे बीजेपी का एजेंट बताया था, बीजेपी वालों ने एक बार कांग्रेस का एजेंट बताया था। अब कांग्रेस और बीजेपी के कुछ छुट भैया नेता जिनका पार्टी में साख नहीं हो, जिनकी वजह से उनकी पार्टी हार रही है, ऐसे लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। तो मेरा एक मानना है कि मैं छात्र राजनीति से एक्टिव रहा। आज भाई राजकुमार हो, सुशील कटारा हो या उमेश हो, दिग्विजय सिंह, हम चारों छात्र राजनीति में छात्र संघ अध्यक्ष SBP कॉलेज से ही आए, तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन आपस में एज ए युवा के तौर पर रहा है। पर मुझे तो नहीं लगता है कि बीजेपी ने किसी के साथ संपर्क किया हो और मेरा समर्थन उनको दिया हो, क्योंकि बिना मांगे तो हाँ, ये बीजेपी की जरूर गलती है कि जब चारों पांचों प्रत्याशी जनजाति के होते हैं तो उनको सामान्य OBC से वोट मांगने में गुरेज नहीं करना चाहिए। हमारे लिए, हम किसी भी पार्टी के बंधुआ नहीं है, हमारे लिए सभी के दरवाजे खुले हैं, पर बीजेपी नहीं है। थोड़ी सी शायद आसपुर में उमेश ने तो कल आसपुर बाजार में घूमता हुआ मैंने देखा, बाकी बीजेपी ने सामान्य OBC से वोट नहीं मांगा, वरना ऐसा नहीं वोट नहीं जा सकता। तो बीजेपी से मेरा मिलने वाला आरोप बड़ा निराधार है। उनके पास एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है, 5 साल तक उमेश ने वहाँ काम किया है। राजकुमार अपने आप में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के बहुत करीब रहे, 2 बार, एक बार सरकार बचाई इन लोगों ने और 2 बार राज्यसभा में, तो उसमें कहीं लगता है कि मैं बहुत छोटा आदमी लगता हूँ। और उनका कद अभी चुनाव में वो एक वरिष्ठ, और शायद मेरा पे जो आरोप है वो कहीं न कहीं जिन नेताओं की दुकान चल नहीं रही है उनको मजे लेने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा सर, यहाँ पर बड़े जो नेता के रूप में प्रियंका गांधी भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आई और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए। इन दोनों की सभा एक केंद्र बिंदु रहा सागवाड़ा। अब इसका जो असर है इस राजनीति पर, चुनाव 2023 के चुनावी रिजल्ट पर कितना पड़ेगा? मेरा ये मानना है कि अब लोग सोशल मीडिया और जागरूकता इतनी आगे के बड़े नेताओं के दौरों का तात्कालिक प्रभाव दिखता है, उस दिन तक जोश होता है, उसके 2-3 दिन बाद जोश। कल रात को मैं जयपुर का एक चैनल देख रहा था, तो उन्होंने जयपुर में जहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो था उसी रोड पे 24 घंटे बाद उस चैनल ने अभी सर्वे किया, तो उसका जस्ट उल्टा नजर आता हुआ कि कहीं ना कहीं इनसे उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, पर आम मतदाता हमको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी बड़ा नेता है, वो काम नीचे लोकल स्तर पे जो कार्य करते हैं उसी से उन पार्टी को फायदा होता है। अगर बड़े नेताओं से ही चुनाव जीतती तो कई बार ये 2 टिकटें जो सीटें निकली थी उनकी आने की कोई संभावना नहीं थी। तो जैसा कि हम बात करें राजस्थान विधानसभा की, पूरे राजस्थान की बात करें तो इस बार जैसा कि एक क्रम चलता है, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, ये सिलसिला काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है। पिछली बार यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस सरकार है, अब इस बार बीजेपी का जिस तरह से क्रम चलता है तो देखा जाए बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन जो स्थितियां बन रही है उसको देखते हुए आप क्या आकलन करेंगे? मेरा ये मानना है कि पूरे राजस्थान के अंदर एक जो बड़े बड़े एग्जिट पोल निकालने वाली एजेंसियां या बड़े न्यूज़ चैनल से उन्होंने सर्वे किया था, तो आज से 2 महीने पहले इस कंटेस्ट को 140 बीजेपी की और बाद में 70 के लगभग इनका 60-65 के लगभग बीजेपी कांग्रेस को बता रहे थे। पर जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है तो करोड़ी सट्टा बाजार हो या ये सर्वे वाली जो टीमें हो, उन सबका जो डिफरेंस है वो कम होते हुए जा रहा है। और राजस्थान में कहीं न कहीं मुझे क्लोज कंटेस्ट नजर आता है और कहीं न कहीं 12 से 15 निर्दलीय या थर्ड फ्रंट से मिलके ही वही संभावना लग रही है। और वो जो डर रहा था कि सीधा पलटता है वो वाला तो मुझे शायद नहीं लग रहा है। इसके पीछे कारण मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है 30 से 40 सीटों पे, और बगावत तो दोनों पार्टियों में हो रही है। पर कहीं ना कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने CM प्रोजेक्ट करके गलती नहीं की है, उसके उलट मुझे लगता है कि मैं युवाओं का नेतृत्व करता हूँ और मेरे संगठन के द्वारा कई लोगों से रोजगार में लाभ हुआ, तो उनसे मैं पूछता हूँ तो OPS और चिरंजीवी भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कहीं न कहीं साइलेंट इफेक्ट भी है, तो एक तरफा चुनाव नहीं किया जा सकता। और वो जो रूटीन बनी हुई थी 25 साल की परंपरा के एक के बाद ये, उस पर अभी उस कयास पे शायद मुझे कि 3 तारीख तक इंतजार ही करना चाहिए। इस तरह का कोई माहौल नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित करने में पीछे रह गई। मतलब आप ये सीधे तौर पर कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार बनाएगी निर्दलीय के
सपोर्ट से बनाएगी? नहीं, राजस्थान के हित में तो किसकी भी सरकार बने, अगर 105-10 के निष्पक्ष पार्टी का आए तो ठीक रहेगा, भले वो बीजेपी बढ़ाए या कांग्रेस बढ़ाए। पर मेरा मानना है कि जो कंटेस्ट बताया जा रहा था कि 140 सीटें 65 सीटें वो पास आगे क्लोज हो गया है, और जिसकी भी सत्ता आएगी उसने अपने अपने व्यक्ति दोनों के भी निर्दलीय भी लड़ रहे हैं और अपनी समीकरण सेट रख रही, तो अंतिम पल तक 3 तारीख को ही डिसीजन लिया जा सकता। ये परिपाटी जो बदलने वाली है वो आबो हवा तो अभी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कम लग रही है मुझे। जी, और कुछ कहना चाहेंगे सर चुनाव 2023 को लेकर? ये चुनाव मैं तो पिछले 25 साल से सभी चुनाव में पार्टिसिपेट किया है। जी। और मेरे ही साथी लोग बहुत से लड़े हैं, मेरे जूनियर हैं, 3-4 एमएलए रहे। भाई सुशील कटारा मेरे साथ छात्र राजनीति से हैं, कई बार अनीता जी थे वो भी मेरे से जूनियर हैं, डूंगरपुर से लड़ रहे हैं, गणेश भी मेरे साथ काम किया है, और ये 2 युवा जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, यानी कि और कैलाश भी मेरे साथ का व्यक्ति हैं कांग्रेस के। तो ये युवाओं का चुनाव और युवाओं पर दाव लगाया है, और जो व्यक्ति युवाओं को अपनी तरफ कर लेगा वो कोई भी पार्टी हो उसकी तरफ इन सीटों का दारोमदार जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। और एक बार आप सभी से फिर से निवेदन करता हूं कि कल विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान का विधानसभा चुनाव है। आपका एक वोट आपकी तकदीर बदल सकता है, इसलिए अपना मतदान जरूर करें। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमलाव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।